हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर इंडियन नेशनलिज्म अप टू 1916 की थर्ड यूनिट का टॉपिक फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, थ्योरीज ऑन इट्स ओरिजिन, प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अर्ली कांग्रेस एंड इट्स सोशल कंपोजिशन ऑफ इट्स लीडरशिप पर बात करेंगे। यानी आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में तमाम तरह के जो सिद्धांत या विवाद हैं और प्रारंभिक कांग्रेस के कार्य, उद्देश्य और इसके स्वरूप पर आज हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 28 दिसंबर 1885 में मानी जाती है और कांग्रेस की स्थापना के संबंध में हमें कई तरह के विचार मिलते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा स्थापित विचार है वो दो प्रकार के दृष्टिकोण उस पर मिलते हैं। इसके अंतर्गत हमें जो पहला विचार है वो ये कहता है कि कांग्रेस की स्थापना प्री प्लान्ड थी, जो कि साम्राज्य की तरफ से यानी ब्रिटिश सरकार की तरफ से की गई, जिसको कहा जाता है कि सुरक्षा वाल्व की थ्योरी या सेफ्टी वाल्व थ्योरी, जिसके अंतर्गत यानी कि भारत में तमाम प्रकार के जो विद्रोह हो रहे थे उससे बचने के लिए कांग्रेस को एक माध्यम बनाया गया कि इसके मंच के द्वारा भारत की जनता में व्याप्त असंतोष को समय समय पर निकाला जा सकेगा। तो इस पर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार कांग्रेस की स्थापना को लेकर के जो सबसे ज़्यादा मत प्रचलित है या जिस पर सबसे अधिक विवाद होता है वो ये है कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई थी। जबकि एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है इसकी स्थापना को लेकर के, जो राष्ट्रवादी भावनाओं को के अंतर्गत प्रचारित किया गया। कहा जाता है कि राष्ट्रवादी भावनाओं की राष्ट्रीय स्तर पर अभिव्यक्ति कांग्रेस की स्थापना के रूप में हुई। यानी यहाँ पर कोई सेफ्टी वॉल्व या पूर्व नियोजित योजना अंग्रेजों की नहीं दिखाई पड़ती, ये बल्कि भारत में अब तक घटित तमाम तरह की जो घटनाएं ब्रिटिश सरकार के द्वारा हो रही थी उन सब का एक तरह से काउंटर रिएक्शन था। और ये भारतीयों में अब तक जो राष्ट्रवाद की भावना पनप चुकी थी उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना। तो इस तरह जो प्रमुख इसकी धारणा है कि सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा या भारत में सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा के तहत इसकी स्थापना की गई। तो हम पहले इस पर चर्चा करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट की या ये जो थियोरी कहती है कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत के तहत की गई, तो इसके पीछे एओ ह्यूम के जीवनी के जो लेखक हैं, एओ ह्यूम, जो कि कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में माने जाते हैं, और एओ ह्यूम की जीवनी जो बायोग्राफी जिसने लिखी, जो वेडरबर्न है, जिसको विलियम वेडरबर्न के नाम से भी जानते हैं। विलियम वेडरबर्न कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी, लाला लाजपत राय, रजनी पाम दत्ता, MS गोलवलकर, इन लोगों ने सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा पर जोर दिया। ये मानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत के तहत की गई है। और ये धारणा ये कहती है कि लॉर्ड लिटन के काल का भारत एक तरह से विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुका था। लॉर्ड लिटन, जिसके बारे में आप लोगों ने इसके पहले भी BA में पढ़ा होगा, यानी लॉर्ड लिटन भारत का सबसे ज़्यादा साम्राज्यवादी या सबसे ज़्यादा एक तरह से कहा जाए प्रतिक्रियावादी माना जाता है यहाँ का गवर्नर। और कहा जाता है कि लॉर्ड लिटन के काम ऐसे थे कि जिसकी वजह से भारतीय जनता विद्रोह के कगार पर खड़ी हो गई। इसके अगर कामों को हम देखें, कौन से काम लिटन के ऐसे थे जिनकी वजह से अखिल भारतीय एक संस्था की स्थापना की गई, या लॉर्ड लिटन के जो काम हैं जिससे कि भारत उस समय क्रांतिकारी विस्फोट की स्थिति के करीब पहुंच चुका था। तो उसके अंतर्गत अगर हम देखें इसके शासनकाल को, लॉर्ड लिटन के काल को देखें तो ये 1876 से 1880 तक ये भारत में रहा। और इसका जो बहुत सारे इस तरह प्रतिक्रियावादी जो काम थे या बहुत ऐसे काम जो भारतीयों को रुष्ट कर जाएं, उनमें ICS का जो एग्ज़ाम हुआ करता था, जो बहुत प्रतिष्ठित सर्विस मानी जाती थी, उसमें जैसा कि आप लोग को मालूम है कि उसकी अधिकतम आयु 21 वर्ष की थी। 21 वर्ष के बाद नहीं दे सकते थे एग्ज़ाम उसका। तो उसने उसकी उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी भारतीयों के लिए। तो इसका स्पष्ट संदेश था, मतलब मैसेज गया जनता के बीच में कि ये भारतीयों को नहीं चाहता है कि ये सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में बैठ पाएँ, क्योंकि 19 वर्ष की उम्र तक भारतीय जो युवा थे
वो अपनी शिक्षा दीक्षा नहीं ख़त्म कर पाते थे। तो 21 से 19 वर्ष अधिकतम आयु कर दिए जाने से ICS के एग्ज़ाम में बैठना असंभव हो गया भारतीय नवयुवकों के लिए। दूसरे इसके अन्य कामों में अगर हम गिनाएं तो इसी के काल में भारत का बहुत भीषण अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और सरकार की तरफ से कोई भी प्रयास उस सूखे के दौरान जनता को राहत देने के लिए, पहुंचाने के लिए नहीं किया गया। ये समय था 1877 का टाइम, 1877 का समय था। इस समय भारत में 1876-77 के समय भीषण अकाल पड़ा और इसी समय ये बहुत ज़्यादा विलासिता के साथ, शान और शौकत के साथ इसने दिल्ली में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इसने जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जिसमें विक्टोरिया को उसने भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए दरबार का आयोजन किया गया। जमकर इसमें फिजूल खर्ची की गई, जबकि ये वो समय था जब भारतीय अकाल की वजह से भूखे मर रहे थे और सरकार की ये नैतिक दायित्व था कि वो भारतीय जनता की इस भूखमरी के हालात में उनकी मदद करे। लेकिन ऐसे समय में उसने दिल्ली दरबार में पानी की तरह पैसा बहाया। इसके अलावा 1878 या 78 में इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लाया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिससे कि जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में जो बहुत सारे न्यूज़पेपर छपते थे या जो लोक भाषाओं में जो समाचार पत्र निकला करते थे उस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कि राष्ट्रवादी भावनाएं या ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं जिससे कि भारतीय जनता को या भारत को हानि पहुंच रही है, वो नीतियां आम जनता तक ना पहुंचने पाएँ। इसके अतिरिक्त उसने 1878 में आर्म्स एक्ट को भी लागू किया। ये आर्म्स एक्ट या शस्त्र अधिनियम ये कहता था कि किसी भी भारतीय को शस्त्र खरीदने और रखने का अधिकार नहीं है, और यदि कोई भारतीय शस्त्र खरीदने या रखना चाहता है तो उसको ब्रिटिश सरकार से एक परमिट लेना पड़ता था, उसको अनुमति लेनी पड़ती थी, जबकि इस प्रकार का नियम अंग्रेज़ों और एंग्लो इंडियंस के लिए नहीं था। इसके अलावा लॉर्ड लिटन के काल में ही अफ़गान युद्ध हुए थे। तो कहा जाता है कि लॉर्ड लिटन की ये जो पॉलिसीज़ थी और इसके समय में जो पुलिस का बहुत दमनात्मक स्वरूप था, ये काफ़ी हद तक भारतीय जनता के सामने क्रांति की स्थिति को इसने बना दिया। और भारतीय असंतोष इस समय ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था कि इस बात की पूरी संभावना थी कि अमेरिका और इटली की भांति स्वतंत्रता के लिए यहाँ भी शायद सशस्त्र संघर्ष शुरू हो जाता। तो इस तरह इसके अलावा 1857 का विद्रोह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 1857 के विद्रोह की जो यादें हैं अभी भी ब्रिटिशर्स के लिए ताज़ी थी। और ऐसे में भारतीय असंतोष जो है अंदर अंदर अगर इसी तरह सुगबुगाता रहा और अचानक एक विस्फोट के रूप में कहीं सामने ना आ जाए और 1857 की भांति इस समय अंग्रेज़ों के पक्ष में ये शायद घटना ना जाए और हो सकता है कि उनका अब भारत से शासन समाप्त हो जाए, तो इस प्रकार की परिस्थितियों को समय रहते कंट्रोल करने के लिए या इस प्रकार के असंतोष को समय रहते निकालने के लिए, अभिव्यक्ति देने के लिए एक राजनीतिक संगठन की कल्पना की गई। और ये सेफ्टी वाल्व की अवधारणा कहती है कि कांग्रेस की स्थापना के द्वारा एक मंच प्रदान किया गया इस प्रकार के असंतोष को निकालने का, जहां आकर के सभी प्रकार के असंतोष को रखा जाएगा और समय रहते ब्रिटिश सरकार इन असंतोषों को दबाने का या उनको किस तरह दूसरी तरफ मोड़ देने का या उनका समाधान करने का वो प्रयास करेगी। ऐसा ना हो कि इनकी बातें सुनी ही ना जा पाएँ और ये अपनी बातों को सामने रखने का इनको मौका ना मिले भारतीय असंतुष्ट वर्ग को, और बिल्कुल क्रांति के समय ही अंग्रेज़ों को पता चले कि भारतीय उनकी पॉलिसी से इतना ज़्यादा रुष्ट हैं। तो राजनीतिक संगठन की कल्पना की गई। ऐसा महसूस किया गया कि भारत का जो उस समय शिक्षित राजनीतिक वर्ग है किसी ऐसे संगठन से आसानी से जकड़ जाएगा, यानी जो उस समय का शिक्षित राजनीतिक संगठन है उसको एक ऐसे पॉलिटिकल एक एसोसिएशन के तहत ला दिया जाए जिससे किसी प्रकार की क्रांति के लिए या जो असंतोष की जो आग है उसको निकलने के लिए वो संगठन एक सुरक्षा वाल्व का काम करे, और इसी सुरक्षा वाल्व के द्वारा ब्रिटिश शासन को संकट से बचाया जा सकेगा। यानी जो असंतोष की आग है वो एक पॉलिटिकल एसोसिएशन के मंच या प्लेटफॉर्म से बाहर निकल सकेगी और ब्रिटिश शासन को किसी प्रकार की क्रांति विद्रोह से बचाया जा सकेगा।
और लॉर्ड डफरिन के सलाह और उसके निर्देश पर एक अंग्रेज ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना की गई। ये सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा के तहत लोगों के विचार हैं। साथ साथ इस अवधारणा का जो समर्थक करने वाले जो लोग हैं वो कई सारे तर्क भी देते हैं इसके पीछे। इनका मानना है कि कांग्रेस की स्थापना में एक अंग्रेज अधिकारी एवं ह्यूम का नाम आना ये अपने आप में साबित कर देता है कि ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रक्षा के लिए काम कर रहे थे और एक अंग्रेज के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना की गई जिस पर ब्रिटिश सरकार यकीन कर सकती थी। और कांग्रेस शुरू से ही ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत लॉयल रही, निष्ठावान रही। अगर हम अर्ली कांग्रेस के जो लीडरशिप को देखें और उनकी डिमांड्स को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि अर्ली कांग्रेस काफ़ी निष्ठावान रहती है ब्रिटिश साम्राज्य के लिए। हालांकि धीरे धीरे यह राष्ट्रवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया जो कांग्रेस का मंच है, जिससे नेशनलिस्ट जो उनकी फीलिंग्स थी वो धीरे धीरे निकलने लगी। लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में इनका विश्वास पूरा बना हुआ था। लेकिन तब भी यह समय समय पर ब्रिटिश शासन को जन असंतोष तो बचाती ही रही। कांग्रेस के द्वारा समय समय पर तमाम तरह के जो असंतोष हैं, चाहे वो उस समय उच्च वर्ग के बीच में उभर रहे हों, आईसीएस के मुद्दे को लेकर हो, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लेकर हो, आर्म्स एक्ट जो हुआ, इस प्रकार के जो अलग अलग वर्गों में असंतोष थे उससे पैदा होने वाले जो क्रांति या विद्रोह हो सकते थे उससे तो इसने कम से कम बचाया ब्रिटिश सरकार को। जैसे असहयोग आंदोलन को जब इसकी चरम स्थिति आ गई, यानी जब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया था, तो इसको स्थगित कर देना या रोक दिया गया। इसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडिएंट जो आंदोलन है उसकी जो मांगें हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार ना किए जाने पर भी गांधी इरविन जो पैक्ट किया गया, ये सारे ऐसे लॉजिक दिए गए कि कांग्रेस की स्थापना कहीं बीच का रास्ता निकालने के लिए की गई कि यदि भारतीय जनता संतुष्ट है, ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता की मांगों से सहमत नहीं है, तो कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके और उस बीच के रास्ते के द्वारा किस प्रकार से क्रांति या विद्रोह को होने से रोका जा सके। और कांग्रेस ने कहा जाता है इस प्रकार का कि सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा देने वाले जिसमें लाला लाजपत राय हैं, गोलवलकर हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं, इनका मानना है कि कांग्रेस ने पूरे जीवन काल में बहुत दोहरे चरित्र का परिचय दिया। एक तरफ तो यह साम्राज्यवाद के खिलाफ जन आंदोलन कर रही है, दूसरी तरफ जनता ने जब जब क्रांति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहा तो उसने इसका विरोध भी किया। और अधिक तेज़ी से ये संघर्ष के रास्ते पर इसलिए नहीं बढ़ती थी कि इससे जहां साम्राज्यवाद ख़त्म होगा वहीं शायद जो बोर्जुगीज़ हैं या बुर्जुआ वर्ग यानी जो समाज के जो संपन्न वर्ग लोग थे उनको मिलने वाली सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। इस प्रकार कांग्रेस वास्तविक क्रांति या हिंसक विरोध के विरुद्ध ब्रिटिश शासन के एक हथियार के रूप में काम करती रही। यानी कि कांग्रेस जो है वास्तविक क्रांति को उसने हमेशा रोका और इसकी चरम परिणति कहा जाता है कि लोगों ने तर्क दिया सेफ्टी वॉल्व को मानने वालों ने कि सेफ्टी वॉल्व की के तहत इसकी स्थापना की गई। वो ये तर्क देते हैं कि कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र यानी कि जन आंदोलनों की वाहक भी बन रही है, लेकिन जब जब जनता चरम रूप से आंदोलन पर पहुंच रही है तो उसको ये किस तरह रोक देते हैं। इसका एक्सट्रीम इनको एग्जाम्पल मिलता है कि जब माउंटबेटन समझौता हुआ 1946 में, तब कांग्रेस ने देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया। ये अलग बात है कि जब हम आगे इतिहास को पढ़ेंगे तो तमाम तरह की ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, राजनीतिक समीकरण बनते हैं जिनसे देश का विभाजन क्या केवल इसी कांग्रेस के दोहरे चरित्र की वजह से हुआ या अन्य घटनाओं ने भी इसमें योगदान दिया, इस सब पर हम बात करेंगे। ये सारे जो तर्क हैं ये उन विचारकों के हैं जो ये मानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा के तहत की गई। इसके अतिरिक्त सेफ्टी वॉल्व की जो अवधारणा है, कंसेप्ट है कांग्रेस की स्थापना को लेकर, इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाने में ह्यूम के जो जीवनी लेखक हैं वेडरबर्न और डब्ल्यू.सी. बनर्जी का बहुत ज़्यादा योगदान है। विलियम वेडरबर्न ने लिखा है कि ह्यूम को उनके बहुत सारे कुछ ऐसे विश्वसनीय स्रोत मिले थे, कुछ ऐसे इनको कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज से ये जानकारी मिली थी कि जो भारत में जो बहुत निचला तबका है या जो बहुत मिडिल क्लास है, वह लोअर मिडिल क्लास है, उनमें बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त हो गया है। वे भूख से मर रहे हैं और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति करने की फिर से वो योजना बना रहे हैं।
तो इस तरह की बातें विलियम वेडनबर्न और डब्ल्यू.सी. बनर्जी कहते हैं कि भारतीय जनता में व्याप्त असंतोष की जानकारी ह्यूम को मिली और दोबारा क्रांति की योजना बना रहे हैं, इसलिए शायद ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। इसी तरह 1898 में बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस का गठन और आज तक की उसकी कार्यशैली वास्तव में डफरिन की ही देन है। डफरिन ने ही ह्यूम को कांग्रेस की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। तो इस तरह एक सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा के पीछे तर्क दिए जाते हैं। जो दूसरा प्रमुख सिद्धांत इसके काउंटर में आया या प्रत्युत्तर में आया वो था राष्ट्रीय संस्था की जो आवश्यकता महसूस हो रही थी, यानी राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता संबंधी अवधारणा। तो कांग्रेस की स्थापना को लेकर जो दूसरी अवधारणा है वो ये है कि कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रवादी भावनाओं की एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर अभिव्यक्ति करने के लिए की गई कि हमारी राष्ट्रीय भावनाएं हैं उसको किस प्रकार व्यक्त करेंगे, उसके लिए एक मंच चाहिए, तो इसलिए स्थापित की गई। और संभवतः कांग्रेस के पहले के स्थापित जो राजनीतिक संगठन थे, जिनको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बम्बई, बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत देखा, किस तरह वे क्षेत्रीय मांगों को ही उठाते थे और साथ साथ बहुत सीमित मुद्दे हुआ करते थे, उनके सीमित वर्गों तक की ही बातें वो करते थे और इस तरह उनका स्वरूप क्षेत्रीय था। तो संभवतः इस तरह की संस्थाओं की जो लिमिटेशंस हैं उससे वो परिचित हो गए थे भारतीय उस समय, इसलिए भी शायद एक राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता महसूस की गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। और कांग्रेस के पहले के जो संगठनों ने क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीयता के विकास में भी बहुत भूमिका निभाई थी, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता का जो विकास क्षेत्रीय स्तर पर हुआ, अखिल भारतीय स्तर पर अब कांग्रेस की स्थापना के द्वारा वो प्रकट हुआ। इसके अलावा शिक्षा के प्रसार के साथ साथ जो राजनीतिक जागरूकता है या पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो भारतीयों में बढ़ी। डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी या शासन व्यवस्थाओं के कौन कौन से रूप हो सकते हैं, ब्रिटिश सरकार जो भारत में उपनिवेशिक सत्ता के रूप में स्थापित है वो ब्रिटेन में किस प्रकार की है, ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ किस है और भारत में क्या किस प्रकार का शासन है, इस तरह के पॉलिटिकल अवेयरनेस जब इनके अंतर्गत आई तो बंगाल, बम्बई, मद्रास के अलावा ब्रिटेन में भी तमाम तरह के राजनीतिक संगठनों का निर्माण किया गया जहाँ पर भारतीय थे और वो भारतीय ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखते थे और भारत में किस प्रकार की स्थिति है, इन दोनों का एक तरह से वो तुलनात्मक अध्ययन करते थे। तो ये पाते थे कि भारत और ब्रिटेन में दोनों में सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अंतर है, उनके थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई पड़ता है। तो इस वजह से भी हम देख सकते हैं कि राजनीतिक जो जागरूकता है उसने बड़ी भूमिका निभाई कांग्रेस की स्थापना के पीछे। इसके अलावा 1870 से 85 के बीच में तमाम तरह के जो क्षेत्रीय संगठन थे, उन संगठनों ने भारत में जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, आर्थिक शोषण, सिविल सेवा में जो आयु घटाए जाना और सेना के खर्च में जो वृद्धि करने, आर्म्स एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आदि का बहुत जमकर विरोध किया। और इस तरह से ये क्षेत्रीय संगठन जो हैं बंट करके अलग अलग मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं, इसका इतना प्रभाव दिखाई पड़ता नहीं दिखा उन्हें। तो शायद इसलिए भी राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता महसूस हुई और कांग्रेस की स्थापना की गई। तो ये कांग्रेस की स्थापना की राष्ट्रवादी अवधारणा को बल देते हैं ये सारे तर्क। इसके अलावा इन जो क्षेत्रीय संगठन थे जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा पिछले लेक्चर में, अलग अलग प्रेसिडेंसीज़ के राजनीतिक संगठन, कि इन संगठनों की जो बहुत लिमिटेड सक्सेस थी, जो बहुत सीमित सफलता थी, उसने नेताओं को ये सोचने के लिए बाध्य किया कि बिना किसी ऑल इंडिया लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के बिना ब्रिटिश शासन का प्रभावी विरोध करना अब संभव नहीं है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सबसे पहले प्रयास किया और 1883 में कलकत्ता में एक अखिल भारतीय सम्मेलन को आयोजित किया। ये अलग बात है कि ये सम्मेलन सफल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी देश भर के विभिन्न भागों से आए लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया। इसी तरह का दूसरा सम्मेलन उन्होंने 1885 में भी करने की घोषणा की, जो कांग्रेस की स्थापना का आधार बनता है। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना ऐसे ही प्रयासों का परिणाम थी। और ह्यूम के नेतृत्व में जो संस्था की स्थापना के पीछे राष्ट्रवादी भारतीयों की एक निश्चित योजना थी और ये विचार ये था कि संस्था का संस्थापक एक ऐसा रिटायर्ड एक अंग्रेज ऑफिसर के होने से
ब्रिटिश शासन के कोप से बचाया जा सकेगा। यानी जो सबसे बड़ा लॉजिक दिया गया कि अगर इन्होंने अपने आप को अगर इस प्रकार के आरोपों से बचाया कि एक अंग्रेज अधिकारी का क्या काम अखिल भारतीय स्तर की राजनीतिक संस्था की स्थापना में, तो इस तर्क या इस प्रकार के आरोपों के पीछे राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता संबंधी जो अवधारणा रख रहे हैं वो ये तर्क देते हैं कि एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जोड़ने पर सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जब ये संगठन अखिल भारतीय कांग्रेस तमाम तरह की राजनीतिक आर्थिक मांगें करेगी, अलग अलग प्रकार की मांगें करेगी, तो ब्रिटिश सरकार का जो गुस्सा है, जो कोप है, नाराज़गी है, उससे शायद ये कहीं बच जाए, क्योंकि इसके साथ एक अंग्रेज अधिकारी जुड़ा होगा जो संवैधानिक तरीक़ों से काम करेगा और संवैधानिक तरीक़ों से मांगों को रखना बताएगा। और ह्यूम की जो उपस्थिति है वो एक तरह से कांग्रेस के लिए एक ऐसे व्यक्ति के लिए काम करेगी जो किसी भी प्रकार का प्रहार है या किसी प्रकार की चोट है वो अपने ऊपर झेल लेगा। तो इस तरह कांग्रेस की उपस्थिति को लेकर, कांग्रेस की स्थापना को लेकर ये अलग अलग प्रकार के विचार रखे जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के हम अगर कार्यों को देखें तो इसके कार्यों को एक साथ हम अगर समझेंगे तो शायद वो थोड़ा सा हमारे लिए जटिल होगा। कांग्रेस के कार्यों को इसके अलग अलग फेजेस में बांट के अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए समझना आसान होगा, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना के समय अगर हम देखें तो इसके संस्थापक सदस्यों में ऐसे लोग हैं जो आईसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आईसीएस का एग्ज़ाम देने के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में विदेश गए और दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आए, जो कि दादा भाई नौरोजी उस समय इंग्लैंड में ही बस चुके थे। तो ऐसे में ये ऐसे अभिजात्य वर्ग के लोगों के संपर्क में आए और इनकी जो डिमांड है वो अभिजात्य वर्ग के लोगों से जुड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। इनके काम करने का जो तरीका है, जो मांगे हैं, वो एक तरह से वही हैं जो इसके पहले की स्थापित संस्थाओं के हुआ करते थे। और इस तरह ये जो अभिजात्य वर्ग के लोग हैं, जो युवा हैं या अगर हम कहें कि युवा नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी इनका जो काम करने का तरीका है वो सड़कों पर उतर करके डंडे खाना या ब्रिटिश सरकार के द्वारा जेलों में ठूंस दिए जाना, इस तरह की रणनीति के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस का ये जो अर्ली जो फेज़ है इसको नरमपंथी या उदारवादी चरण कहते हैं या मॉडरेट्स हैं इस समय। यानी किस तरह से जो इस समय कांग्रेस मॉडरेट विचारों को मानने वाले लोगों के प्रभाव में इस समय, इस काल को हम 1885 से 1905 तक जोड़ सकते हैं। यानी 1885 से 1905 तक का जो काल है वो नरमपंथी या उदारवादी चरण के रूप में हम पढ़ सकते हैं। कांग्रेस का जो फेज़ है अलग अलग, उसके अंतर्गत पहला फेज़ नरमपंथी या उदारवादी चरण का माना जा सकता है। और उदारवादी जो चरण है इसके बारे में भी लोग बहुत तरह तरह के मत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उदारवादी चरण की भी अपनी तमाम उपलब्धियां जिस पर हम बाद में बात करेंगे। अगर इसके अलग अलग फेजेस की बात करें तो जो पहला फेज़ है वो उदारवादी चरण है 1885 से 1905 तक का। और ये जो उदारवादी हैं या नरमपंथी हैं, इनका जो विचार है, पहले हम इनके विचारों को जान लें। ये मानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत में एक दैवीय उपहार है, यानी डिवाइन गिफ्ट है। इनका मानना है कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत में विकास करने आया है और सिंबल ऑफ प्रोग्रेस है मानते हैं ब्रिटिश शासन को। यानी ये एक प्रतीक है, सूचक है प्रगतिशीलता का भारत के लिए। लेकिन साथ साथ वो ये भी मानते हैं कि ब्रिटिश सरकार थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही रूपों में अलग है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में ये अलग है। और ब्रिटेन में अगर हम देखें तो ब्रिटेन में स्वतंत्रता, समानता, औद्योगिकरण के रूप में दिखाई पड़ता है ब्रिटिश शासन। और भारत में अगर हम देखें तो यहाँ पर रंग भेद, अपार्थाइड या रेसिज्म या नस्ल भेद, बेकारी, गरीबी, भुखमरी और विऔद्योगिकरण या डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूपों में दिखाई पड़ता है। तो नरमपंथियों का मानना है कि ये एक तरह से दैवीय उपहार है और ब्रिटिश सरकार को यदि हम समय रहते समस्याओं से परिचित करा देंगे तो हमारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो यहाँ पर नरमपंथियों या मॉडरेट्स की जो मांगे हैं उसको ध्यान में पहले रख लेना चाहिए।
इनकी मांगों को अलग अलग अगर हम बांट के रखें तो सामाजिक मांगे, आर्थिक मांगे, राजनीतिक मांगे, सभी प्रकार के इन्होंने डिमांड्स की। जिनमें सामाजिक मांगों की बात करें तो नरमपंथियों की सामाजिक मांगे थी कि कैसे एक आधुनिक समाज का निर्माण किया जाए, और ये कैसे होगा ये बताते हैं मॉडरेट्स या नरमपंथी की सरकार द्वारा कानून बना करके इंडियन सोसाइटी को मॉडर्न बनाया जा सकता है। भारतीय मॉडर्न का मतलब यहाँ विचारों के तौर पे, शिक्षा के स्तर पर, प्रशासनिक संस्थाओं के विकास के तौर पर, या किस प्रकार राजनीति में परिवर्तन के द्वारा, यानी आधुनिक समाज का जो निर्माण है वो सरकार कानून बना करके करे और भारतीयों को स्वयं भी जागरूक होना चाहिए। इसके अलावा नरमपंथी आर्थिक मांगे भी रखते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय उद्योगों को संरक्षण दिया जाए, या कंजर्वेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ की जो बात करते हैं कि जो भारतीय उद्योग हैं उसको किस तरह से पेट्रोनेज ब्रिटिश सरकार दे यहाँ पर, जिससे कि वो डेवलप कर पाएँ अपने आप को। सेना का भारतीयकरण किया जाए। इसके अलावा सेना का जो व्यय है, जो एक्सपेंडिचर है उसकी मिलिट्री का, उसको कम किया जाए। उच्च पदों का भारतीयकरण किया जाए, रेवेन्यू में कमी लाई जाए, और भारतीय जो सेना है उसका अपने इंपीरियल इंटरेस्ट के लिए यूज़ ना करे। यानी जो भारतीय सेना का मतलब जो भारतीय लोगों को सेना में भर्ती किया गया था 7 समंदर पार, ब्रिटिश सरकार अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों के प्रसार के लिए या दूसरे देशों से युद्ध करने के लिए भी युद्धों में झोंक दिया करती थी। तो भारतीय सेना को ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ना लगाए। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक मांगें भी रखनी शुरू की। ये राजनीतिक मांगें थीं जिसमें नरमपंथियों ने कहा कि कांग्रेस के नरमपंथियों ने कि अगर हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल संस्थाओं में, तो हम प्रतिनिधित्व अगर नहीं पाएंगे तो हम कर भी नहीं देंगे। यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं तो टैक्स भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को कैसे सेपरेट किया जाए उनके कामों को, और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ पर भारतीय जो लोग हैं उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। यानी जो विधायिकाएं हैं उसमें भारतीय सदस्यों को बढ़ाया जाए, भारतीयों को रखा जाए, जिससे कि भारत की दशा दिशा, उनकी समस्याएं क्या हैं उसको भारतीय सदस्य बेहतर तरीके से रख पाएंगे। तो ये इनकी मांगें हैं नरमपंथियों की, और इन मांगों को पूरा करने के लिए, ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए इन्होंने जो प्रोग्राम बनाए, जो कार्यक्रम अपनाया है, जो कार्यप्रणाली है इनकी, ये वो क्या है या इनके आदर्श क्या हैं, इसकी बात अगर हम करें तो इनके आदर्श हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के प्रति जो एक अलिजेंस की जो भावना है, जिसको राजभक्ति कह सकते हैं, यानी ब्रिटिश सरकार के प्रति एक राजभक्ति की भावना इनके अंदर है। अंग्रेज़ों के इनकी जो मैग्नेनिमस जो नेचर है, यानी न्यायप्रियता, अंग्रेज़ों की जो न्याय में विश्वास करने वाला व्यक्ति अंग्रेज जाति है, ऐसा ये मानते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं, और इस नाते अंग्रेज न्यायप्रिय हैं। अगर अपनी समस्याओं को सही तरीके से रखेंगे तो अवश्य हमारी समस्याओं को दूर करेंगे। इसके अलावा वो क्रमिक सुधार में विश्वास रखते हैं नरमपंथी, यानी सीक्वेंशियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं में इनका विश्वास है। ये प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशंस देना, रिमाइंडर्स देना, डेलीगेशन भेजना सरकार के सामने, इसके द्वारा अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना चाहते हैं, और इसी तरीके को ये संवैधानिक मानते हैं। और तमाम तरह के अलग अलग क्षेत्रीय जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस उस समय भारत में मौजूद थे, उनके बीच मैत्रीपूर्ण हारमोनियस कैसे संबंध बनाए जाएं, सभी को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया जा सके, इसके लिए ये काम करना चाहते हैं। और इसके पीछे ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या होगी, या ब्रिटिश सरकार का जो रिस्पांस क्या है। कांग्रेस जब स्थापित हो चुकी है, नरमपंथी उदारवादियों की मांगें देखी हमने, इनके कार्यक्रम देखे, तो ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया इसके प्रति क्या होगी। तो इसकी अगर हम बात करें तो 1885 से ले 1888 तक जो है ब्रिटिश सरकार की जो प्रतिक्रिया है, इसको अगर हम देखें 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना के वर्ष से लेकर के 1888 तक के काल तक हम देखेंगे इसकी कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो 1885 से 1888 यानी 88 तक का जो काल है, उस बीच ब्रिटिश
सरकार की प्रतिक्रिया ये है कि कांग्रेस एक इंटेलेक्चुअल क्लास का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कांग्रेस में पढ़े लिखे उस समय के लोग हैं, बुद्धिजीवियों का संगठन है और इनका प्रमुख एम है सामाजिक कार्य करना या सोशल वेलफेयर के कामों को करना, इनका प्रमुख एम है और इसी तरह की काम करते रहे तो ब्रिटिश सरकार को कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन 1888 के बाद ब्रिटिश सरकार का जो रिस्पॉन्स है या प्रतिक्रिया है वो थोड़ा बदलाव दिखाई पड़ता है कांग्रेस के प्रति। अब 1888 के बाद ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के खिलाफ जमींदारों और मुस्लिमों को खड़ा करना शुरू करती है। कांग्रेस के लिए जो कभी नहीं कहा गया 1888 के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा अब कहा जाने लगा कि ये राजद्रोही ब्राह्मणों का समूह है, या कहा गया कि ये ब्रिटिश सरकार के प्रति विद्रोह करने वाले लोगों का एक समूह है, बहुत ज़्यादा एक अल्पसंख्यकों का समूह है, इनको बहुत बड़े वर्ग, बहुत बड़े समुदाय का समर्थन हासिल नहीं है, ये एक तरह से अल्पसंख्यक हैं, यहाँ पर अल्पसंख्यकों का समूह है, ये अपने आप को ऑल इंडिया लेवल के संगठन कहते हैं लेकिन ये नहीं है। और कांग्रेस के लिए इस प्रकार का ब्रिटिशर्स का रवैया बदलना ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा होगा, तो इसके पीछे कारणों को अगर हम देखें कि जिसको पहले बुद्धिजीवियों का संगठन कहा जा रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसी को बाद में राजद्रोही या कहा गया, तो ऐसा विचारों में परिवर्तन ब्रिटिश सरकार के क्यों आया, तो इसमें प्रमुख कारण हम यही देखते हैं कि कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी थी, जो उसका जनाधार था, धीरे धीरे वो बढ़ रहा था। साथ साथ इसी बीच में ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है ये उजागर होने लगी, धन निर्गमन की बात होने लगी कि कैसे वित्त, व्यापार, उद्योग यानी फाइनेंस, ट्रेड और इंडस्ट्री तीनों लेवल पर कैसे शोषण किया जा रहा है, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो बात है अब तमाम राष्ट्रवादी इस पर बात करने लग गए थे। और कांग्रेस के द्वारा सामाजिक जो मांगे हैं, सामाजिक मांगे जैसे आधुनिक समाज का निर्माण किया जाए, उससे ज़्यादा ये राजनीतिक मांगों को महत्व देने लगे और यही ब्रिटिश सरकार के लिए समस्या की जड़ बन गया कि अब ये सामाजिक मांगों के स्थान पर राजनीतिक मांगे देना शुरू कर दिया, इन लोगों ने मांगना शुरू कर दिया और कांग्रेस का जो नेचर है धीरे धीरे उग्र होता शुरू हो गया। और ये जो कांग्रेस का उग्र होता हुआ जो नेचर है ये आगे चलकर गर्मपंथी पृष्ठभूमि बनाने लगा। गर्मपंथी यानी राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट का यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से पृष्ठभूमि बननी शुरू हो जाती है, यानी वो कांग्रेस जो अभी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करती है, उनके प्रति लॉयल है, निष्ठावान है, अब धीरे धीरे यहाँ पर एक्सट्रीमिज़म का जो है एक पृष्ठभूमि बनती दिखाई पड़ने लगती है। और 20वीं शताब्दी तक आते आते लॉर्ड कर्जन को ये कहना पड़ा कि उसकी एक दिली इच्छा है कि वो अपने शासनकाल में कांग्रेस को नष्ट होते हुए वो देखना चाहता है। तो इस तरह हमने देखा कि नरमपंथी या उदारवादी हैं, किस तरह से उनकी मांगें थी, उन्होंने कैसे काम किया और किस तरह से उनके प्रति कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया बदला। अगर नरमपंथियों के योगदान की यहाँ पर बात करें तो उनके योगदान के साथ साथ उनकी सीमाएं भी यहाँ पर हैं। सीमाएं मतलब उनकी जो कमियाँ, तो उनके योगदान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले योगदान में हमें ये समझना चाहिए कि अखिल भारतीय स्तर पर भारत में ये पहली संस्था थी। तो ऐसे में जो कांग्रेस के जो अर्ली फाउंडर्स हैं, अर्ली फेज़ के जो हैं लोग हैं, वो छात्र और शिक्षक दोनों की भूमिका में हैं। वो एक ही समय में सीख भी रहे हैं और एक तरह से सिखा भी रहे हैं, यानी छात्र और शिक्षक दोनों की भूमिका में। इस नाते उनसे कुछ गलतियां भी हुई होंगी, हो सकता है जो आगे चलकर गर्मपंथी उनसे असंतुष्ट रहते हैं या उग्रपंथी असंतुष्ट रहते हैं कि इनकी नीतियां किसी काम की नहीं हैं। तो ये हम पूरी तरह से इनको दोष नहीं दे सकते हैं नरमपंथियों को, क्योंकि उस समय प्रारंभिक स्तर पर ये छात्र और शिक्षक दोनों की भूमिका में हैं, वो स्वयं भी सीख रहे हैं। साथ साथ इन्होंने सबसे बड़ी भूमिका इनकी ये हो सकती है कि इन्होंने पॉलिटिकली ट्रेंड किया, लोगों को राजनीति का प्रशिक्षण दिया कि अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा कैसे जाता है। जैसे प्रार्थना पत्र को देना, अगर सरकार ने नहीं सुना तो रिमाइंडर्स को देना, रिमाइंडर्स के अलावा डेलीगेशंस के द्वारा जाकर के बात करना, बड़े समूह की बात को एक छोटे से डेलीगेशन के द्वारा जाकर के कैसे सरकार के सामने रखा जा सकता है। इसके अलावा संगठन का महत्व क्या होता है इससे परिचित कराया, रेशनल थिंकिंग को जन्म दिया, जब तरह तरह के इन्होंने सवाल किए, अपनी मांगों के अंतर्गत इन्होंने मांगे रखी और
भारत में राष्ट्रवाद की जो लड़ाई है उसको लोकतांत्रिक ढांचे की तरफ अग्रसर किया। और सबसे बड़ी बात तो जो धन निर्गमन हो रहा था, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ भारत की जो थ्योरी है उसको उजागर करने का काम अर्ली जो मॉडरेट्स हैं कांग्रेस के उनको जाता है। और इन्होंने इस तरह से ब्रिटिश सरकार का जो वास्तविक चरित्र है, जो उनका वास्तविक नेचर है, उसको उजागर कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ नरमपंथियों की अपनी सीमाएं हैं, कमियां भी हैं। अगर इन कमियों को हम देखें तो ये केवल एक हाई सोसाइटी या एलीट क्लास तक ही सीमित रह गया, उच्च वर्गों तक ही सीमित रह गया ये नरमपंथियों का जो दौर था। इन्होंने वेस्टर्नाइजेशन की बात की, पाश्चात्यवाद की बात की, और इस तरह से जो कल्चरल एक दूरी थी, जो तनाव था, यानी सांस्कृतिक खाई थी जो भारत में, उसको चौड़ा इन्होंने कर दिया, सांस्कृतिक खाई को बढ़ाने का काम किया। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत तमाम तरह के वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस का देश है, तमाम तरह की लोक भाषाओं का देश है। और इस लोक भाषाओं वाले देश में लोक भाषाओं को उन्होंने माध्यम नहीं बनाया अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता की नीतियों को उजागर करने के लिए। लोक भाषाओं को चुनने के स्थान पर इन्होंने अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया। अंग्रेजी भाषा में कांग्रेस के अधिवेशनों में भाषण दिए जाते थे, पत्र निकाले जाते थे। तो इंग्लिश भाषा को महत्व देकर इन्होंने लोक भाषाओं की उपेक्षा की। और इससे कांग्रेस के जो शुरुआत के नरमपंथी दौर के लोग हैं, नरमपंथी हैं, उन्होंने अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया। और आगे चल कर के हम देखेंगे कि आम जनता के बीच में इनका उतना ज़्यादा पहचान नहीं रह गई जितना कि बाद में उग्रपंथी लोगों को जनता ने पहचाना, क्योंकि जनता के बीच में से निकल कर के आए, उन्हीं की भाषा में उन्होंने बातें की। इसके अलावा नरमपंथियों का एक कमी ये भी है कि इनका जनाधार बहुत सीमित था। हालांकि हमने ये देखा कि कांग्रेस के लिए ब्रिटिश सरकार का जो एक विरोधी रवैया था वो इसलिए भी था कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा था। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इसका जनाधार बहुत हद तक लोअर मिडिल क्लास को शामिल नहीं बढ़ पाया था, और आर्थिक मुद्दों पर ही ज़्यादा ध्यान दिया। और निम्न तबका जिसमें दलित है, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, इनके मुद्दों का अभाव हमें नरमपंथियों की शुरुआती मांगों में दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ नरमपंथियों की उपलब्धियों को भी हमें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इनकी उपलब्धियों में इनके जो कार्य शुरुआती दौर में रहे, इन्होंने इनके दबाव के फलस्वरूप वेलबी आयोग का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया। वेलबी आयोग का गठन धन निर्गमन के सिद्धांत उजागर हो जाने के बाद किया गया, जब बहुत बड़े पैमाने पर ये बात फैलने लगी कि भारत का धन ब्रिटेन की तरफ जा रहा है। तो धन निर्गमन के सिद्धांत को झूठा साबित करने के लिए या ब्रिटिश सरकार के ऊपर नरमपंथियों के दबाव की वजह से ब्रिटिश सरकार ने वेलबी आयोग का गठन किया, भारत की आय व्यय की समीक्षा करने के लिए, ये एनालिसिस करने के लिए कि भारत की आय कितनी है और उसका व्यय कितना है। और सरकार द्वारा राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने का ये प्रयास था। इसके अलावा एचिसन आयोग का गठन किया गया, या एचिसन कमीशन का, जो सिविल सेवा को डुअल लेवल पर करने के लिए लाया गया था। यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के साथ साथ प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई, जो कि आज हम देखते हैं कि दोहरे स्तर पर है, जो केंद्रीय सिविल सर्विसेज होती हैं और राज्य स्तरीय सिविल सर्विसेज हैं। इसका श्रेय हम दे सकते हैं कि राष्ट्रवादियों के समय एचिसन आयोग का जब गठन किया गया तो उस समय इसके द्वारा द्विस्तरीय या दोहरे स्तर पर सिविल सर्विसेज को कराए जाने के संबंध में ही आयोग बैठाया गया, और ये राष्ट्रवादियों की मांगों के फलस्वरूप ऐसा हुआ। और इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार कहीं ना कहीं चिंतित हो गई, और ये स्पष्ट था कि ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। वेलबी आयोग का गठन किया जाना, एचिसन आयोग का गठन किया जाना, ये इसने स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार पर भारतीय राष्ट्रवादियों, नरमपंथियों का दबाव बढ़ा। और ऐसे में ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई इनकी मांगों के बदलते नेचर को देख करके, और साथ साथ इनको जब आयोग का गठन करना पड़ा तो ब्रिटिश सरकार ने चिंतित होकर के ऐसे में अपने सबसे योग्यतम नायक को, यानी अपने सबसे योग्यतम एक तरह से कहें हीरो को, या उनका जो सबसे योग्यतम व्यक्ति हो सकता था, उसको भारत में उभर रहे तूफान को शांत करने के लिए भेजा। और वो योग्यतम नायक इनका होगा कर्जन या लॉर्ड कर्जन जब भारत में आता है। और कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन करके भारत के राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दे दी।